सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है कलंदर ज़ात। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 55 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। हमने पाकिस्तान की हिफाजत करनी है, ये कैसे होगा? ये तुम लोग अच्छी तरह जानते हो। मुझे तुम लोगों को लेक्चर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कर्नल, अमरीकियों ने वोट के ज़रिए ये फैसला करना होता है कि किस मल्टीनेशनल कंपनी को खुद पर हुकूमत करने की इजाज़त दे। सो उस वक्त जमहूरियत का तमाशा ये है कि अपने ऊपर सरमायादारों या फिर जागीरदारों को मुसल्लत कर लें। ये जमहूरियत और उसका तमाशा हम समझते हैं। आप हमें ये बताएं, हमारे काम करने की सिमत क्या होगी? सबसे पहले जुनेद ने पूछा। इस वक्त बैरूनी ताकतें पूरी तरह पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं, ख़त्म करने के दर पे हैं। हिंदू की साजिश से हमारा एक बाजू कट गया, लेकिन एटमी ताकत से ज़ोर हैदरी हमें अता हो गया। पाकिस्तान पहला इस्लामी मुल्क है जिसने ये कुव्वत हासिल की है। जिस दिन इस ताकत का ऐलान किया था उसी दिन से अमरीकन इसकी मुखालिफत में लगे हुए हैं कि ये कुव्वत इनसे छीन ली जाए, और वो उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमसे ये ताकत छीन ना लें। शायद दुनिया को अभी मालूम नहीं कि हम जिंदा कौम हैं। अगर बेगैरत और नाम निहाद अशराफिया इस मुल्क को कमज़ोर करने के दर पे हैं, बैरूनी हाथों में खेल रहे हैं, अपने मफादात के लिए मुल्क से खेल रहे हैं, तो यहाँ गयूर और गैरतमंद लोग भी हैं जो अपने मुल्क की हिफाजत करना जानते हैं। हमने हर उस कुव्वत से लड़ना है, उसे ख़त्म करना है जो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है, और इस मुल्क के लिए वो कुछ करना जो यहाँ वही निज़ाम ले आए जिस मकसद के लिए ये मुल्क हासिल किया गया था, ताकि वही इस्लामी फलाही रियासत बन सके जिसका नमूना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने हमें दिया हुआ है। हमारा नारा होगा, पाकिस्तान का मकसद क्या? मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कर्नल, मैं समझ गया कि आप मुझे मुंबई से यहाँ क्यों लाए हैं। हमें हुक्म दें ताकि हम अभी से इस पर अमल करें, मैंने पूरे जज्बे से कहा। नहीं, मुझे हुक्म नहीं देना, ये सब तुम लोग खुद तय करोगे। आज और अभी से ये सब तुम्हारे साथी हैं और तुम इन्हें लीड करोगे। तुम लोगों का राब्ता रोही से रहेगा। मैं तुम सबको अल्लाह के हवाले करता हूँ। कर्नल सरफराज ने इंतहाई जज्बाती अंदाज में कहा और उठ गया। ये वो लम्हा था जब मैं इस भारी जिम्मेदारी के लिए पूरी जान से लरस गया। ये लर्जा किसी खौफ से नहीं था, बल्कि वो सरखुशी थी कि मैं भी किसी मकसद के लिए चुन लिया गया हूँ। मैंने सब की तरफ देखा तो मुस्कुरा दिया। उन्होंने एक जानदार और बाएतमाद मुस्कुराहट मुझे दी तो मैं सरशार हो गया। मकसद वाज़िया था। जसपाल और रोनीत ने पीतल का वो गड़वा मेज पर रख दिया जिसका मुंह सुर्ख कपड़े से बंधा हुआ था। उसमें प्रोफेसर की राख और अनजले नाखन थे, जिसे वो फूल या अस्थियां कहते हैं। मेज की दूसरी तरफ प्रोफेसर की बीवी बैठी थी। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। अगरचे एक औरत होने के नाते रोनीत कौर उसका दुख समझ सकती थी, लेकिन उसे यह हैरत जरूर थी कि उसकी आंख से एक कतरा भी आंसू का नहीं बहा था। वो चंद लम्हे अस्थियां वाले गड़वे को देखती रही, फिर होले होले बोली, रोनीत पुत्र, इसे स्टडी रूम में रखाओ, फिर आकर मेरी बात सुनो। जी बेहतर, रोनीत कौर ने फर्माबरदारी से कहा और बर्तन उठाकर स्टडी रूम की जानिब चली गई। प्रोफेसर की बीवी उठी और वो भी अंदर की जानिब चली गई। जसपाल वहां अकेला रह गया। वो खुद प्रोफेसर की बीवी के रवैये पर हैरान था। इस वक्त उसकी हैरत मजीद बढ़ गई जब उसने नाश्ते की ट्रे लाकर मेज पर रख दी। इतने में रोनीत कौर भी वापस आ गई। उसने भी हैरत से देखा। प्रोफेसर की बीवी ने नाश्ता रखा, फ्रिज में से पानी की बोतल निकाल कर रखी, फिर बैठते हुए बोली, आओ पुत्र, वो प्रसादे शक लो। तुम लोगों ने रात से कुछ नहीं खाया। अभी दिल नहीं कर रहा। मैं बाद रोनीत ने कहना चाहा तो वो बोली, कब तक पुत्र, कब तक कुछ नहीं खाओगी? आओ नाश्ता करो, फिर कुछ दूसरे काम भी करने हैं। उसने मजबूत लहजे में कहा तो वो तीनों नाश्ता करने लगे। इस वक्त वो नाश्ता करके चाय पी रहे थे कि अभीत सिंह, गुरलीन कौर और दूसरे जो साथ थे वहीं आ गए। उनसे चंद लम्हे के बाद संधू भी आ गया।
सब खामोश थे, लेकिन उनकी आंखें बता रही थीं कि उनमें से शोले उठ रहे हैं। तभी प्रोफेसर की बीवी अस्थियों वाला बर्तन लेकर आई। उसने वो दरमियान में पड़ी हुई मेज पर रखा और फिर एक सोफे पर बैठकर सबकी तरफ देखा। सबकी आंखें अश्कबार थीं सिवाय जसपाल के। वो उन सब को देख रहा था और समझ रहा था कि उनकी प्रोफेसर के साथ जज्बाती वाबस्तगी किस हद तक थी। चंद लम्हे यूं ही खामोशी में गुजर गए। तभी प्रोफेसर की बीवी ने अपने पल्लू से बंधा हुआ एक कागज निकाला और रोनीत कौर की जानिब बढ़ाते हुए बोली, ये पढ़कर सबको सुना दे पुत्र। ये खत मुझे उन्होंने 2 दिन पहले दिया था और सारी बात समझा दी थी। रोनीत कौर ने वो खत पकड़कर खोला और पढ़ने लगी। वो सब यूं मुतवज्जा हो गए जैसे ग्रंथ साहब की कोई बानी पढ़ी जाने वाली हो। मेरे बेटों और बेटियों, मुझे यकीन हो गया कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मुझे अगर किसी ने गोली ना मारी तो मैं उन धमकियों के दबाव में मर जाऊंगा जो मुझे दी जा रही हैं। मेरा ये खत तुम लोगों को उस वक्त मिलेगा जब मैं नहीं रहूंगा। मुझे ये यकीन है कि मेरे अंतिम संस्कार के बाद तुम लोगों को जिस पर जरा सा भी शक हुआ, तुम उसे मार दोगे या खुद मर जाओगे। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। तुम लोगों के पास दो रास्ते हैं। नंबर एक, खामोशी से चुपचाप अपनी दुनिया में खो जाओ। ये भूल जाना कि किसी प्रोफेसर ने तुम लोगों को पाला पोसा और परवान चढ़ाया था। अपनी जिंदगी जियो। नंबर दो, इंतकाम लो, लेकिन वो जाती ना हो। हमने धर्म के नाम पर अपनी जिंदगी वक्फ की है और धर्म ही के लिए काम करना है। तुम लोग जत्था बनाकर धर्म के लिए एकजुट काम करोगे तो समझो मेरी आत्मा शांत रहेगी। मैं समझूंगा कि मेरा मिशन आगे बढ़ा है। अपना एक लीडर चुनकर उसके ताबेदारी किसी गुरु की मानिंद करना, उसी में तुम लोगों की फतह है। इन दो रास्तों के अलावा अगर कोई और बात किसी के जहन में है तो वो मेरी अस्थियों को हाथ भी ना लगाए। आगे जो कुछ करना है वो तुम्हारा लीडर या गुरु तुम्हें बता देगा। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह। एकदम से खामोशी छा गई। कितनी देर तक कोई ना बोला। आखिर रोनीत कौर ने कहा, बोलो, क्या कहते हो? मैंने तो दूसरा रास्ता चुन लिया। जिसे पहला रास्ता पसंद है वो अभी जा सकता है। उस पर कोई गिला नहीं होगा। धर्म को कौन छोड़ सकता है रोनीत? हमारा जीना मरना इसी के लिए है। अभीत ने इंतहाई जज्बाती लहजे में कहा और अपना हाथ अस्थियों वाले गड़वे पर रख दिया। अगले चंद लम्हों में सभी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर एक तरह से हलफ दे दिया, कसम है मुझे अपने गुरु की, जो भी अब हमारा गुरु होगा उसका हुक्म हम पर फर्ज है। सभी ने उसके साथ ऊंची आवाज में दोहरा दिया। वो कसम देकर अपनी अपनी जगह पर जा बैठे तो चंद लम्हे के बाद प्रोफेसर की बीवी ने कहा, पुत्र, ये अस्थियां अब तुम लोगों के हवाले। जब वक्त मिले तो इसे फतेहगढ़ साहब लेकर जल परवाह कर देना। नहीं, आप हमारे साथ जाएंगी, रोनीत ने कहा। वो तुम जब जाओ और हो सके तो मुझे भी ले जाना। ये कहकर वो उनके दरमियान में से उठकर अंदर चली गईं। देखो, अब हमने अपना लीडर चुनना है। ये कैसे होगा? अगर गुरुजी कोई इशारा दे जाते तो। अभीत ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तभी अब तक खामोश बैठा हुआ हरपाल बोला, एक हल तो ये है कि हम में से हर बंदा उस शूटर को तलाश करे जिसने प्रोफेसर पर गोली चलाई। जो पहले तलाश कर लेगा वही लीडर। ये ठीक नहीं। इसका मतलब है कि हर बंदा लीडर बनने की ख्वाहिश लेकर निकलेगा। ऐसा नहीं। मेरे ख्याल में हर बंदा एक कागज ले और उस पर अपने सिवा उसका नाम लिखे जिसे वो लीडर मान सकता है। जिसे ज्यादा मानेंगे वही लीडर होगा। अभीत सिंह ने गहरी संजीदगी से कहा तो सभी मान गए। रोनीत कागज ले आई। कुछ देर के बाद जब 6 लोगों की तरफ से जसपाल का नाम आया तो वो चौंक गया। हम तुम्हें अपना लीडर मानते हैं, हरपाल ने कहा। वजह? मैं तो तुम लोगों के दरमियान, उसने कहना चाहा तो अभीत बोला, कम अज कम मैं अपने बारे में बता सकता हूं कि मैंने तुम में वो देखा है जो कम अज कम हम में नहीं। तुम्हें मानना होगा, रोनीत ने कहा। ये बहस नहीं है। मैं एक जगह ठहर नहीं सकता। लीडर तो वो हो जो एक जगह ठहर कर तुम लोगों की लीड कर सके। अगर मैं कहूं कि संदीप को लीडर बना लो तो ये बेहतर रहेगा। जसपाल ने कहा तो संधू बोला, मैं कैसे? मैं तो फिलहाल तो ये जिम्मेदारी लो, फिर बाद में देखेंगे। जसपाल ने कहा तो अभीत सिंह ने उसी वक्त अस्थियों वाले गड़वे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हारा वफादार रहूंगा और सिख धर्म के लिए जान भी देनी पड़ी तो दूंगा।
उसके बाद सभी ने यही अमल दोहराया तो संधू के लिए मजीद कुछ कहने की गुंजाइश ही न रही। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर बड़े ही गंभीर लहजे में बोला, तो फिर सुनो, हम आज ही चंडीगढ़ छोड़ देंगे, मगर हमारे कान और आंखें इधर ही रहेंगी। करतारपुर साहब में अस्थियां जल परवाह यानी राख पानी की नजर करने के बाद हमारा ठिकाना कौन सा होगा, ये मैं बाद में बताऊंगा। फौरन निकलने की तैयारी की जाए। ये कहकर वो उठ गया। अगले ही लम्हे वो सब बाहर जाने लगे। जसपाल रोनीत कौर के अपार्टमेंट में चला गया। रोनीत कौर तेजी से सामान के नाम पर अपने कपड़े और लैपटॉप के साथ कुछ दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें उठा रही थी। वो बैठा उसे देखता रहा। वो तैयार हो चुकी तो जसपाल ने पूछा, चलें? ओके, रोनीत ने सर हिलाते हुए कहा। वो चंद लम्हे एक दूसरे के आमने सामने खड़े रहे। तभी रोनीत एकदम से पलट गई। उसने बैग उठाया और जसपाल के साथ बाहर निकल गई। प्रोफेसर की बीवी उसके इंतजार में थी। करतारपुर तक कोई ऐसा वाकया सामने नहीं आया जिससे उन्हें शक हो कि दुश्मन उनके पीछे है। वो 4 गाड़ियों में करतारपुर साहब के गुरुद्वारे जा पहुंचे। उन्होंने पहले जाकर माथा टेका और फिर प्रोफेसर की अस्थियां करीब बहते हुए दरियाए सतलुज में बहा दी। जल परवाह रस्म के बाद संदीप उर्फ संधू ने सब की तरफ देखते हुए कहा, अब हम वापस चंडीगढ़ नहीं जाएंगे, हमारा ठिकाना अब जालंधर होगा। यहाँ से हर बंदा अकेला अकेला निकलेगा और मुख्तलिफ वक्त में जालंधर पहुंचेगा। अगर इस वक्त दुश्मन हमारी ताक में है तो उसे लगे कि हम जालंधर में गुम हो गए हैं या यहीं से कहीं दूसरी तरफ निकल गए हैं। समझो जालंधर ही में दुश्मन की निगाहों से ओझल होना है। कहाँ मिलना है ये मैं तुम्हें एसएमएस कर दूंगा। ये कहकर वो अपनी गाड़ी में जा बैठा। रोनीत कार चला रही थी। जसपाल पिछली नशिस्त पर और प्रोफेसर की बीवी उसके साथ बैठी हुई थी। वो तेजी से सोच रहा था कि अब उसे क्या करना है। उसकी संधू से बात हो चुकी थी और जालंधर बिल्कुल नजदीक आ गया। तभी उसने एकदम से फैसला किया, रोनीत, मैं जिस मकसद के लिए चंडीगढ़ गया था वो तो हो चुका। वक्त आ गया है कि मुझे अब जाना होगा। इस पर रोनीत कौर ने शिद्दत हैरत से उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम अकेले कौन होते हो ये फैसला करने वाले? हम तुम्हें इस कदर अहमियत देते हैं कि अपना लीडर मान रहे हैं। अब जबकि वक्त आ गया है तो हमें छोड़कर कैसे जा सकते हो? तुम नहीं जा सकते। मैं तुम लोगों से अलग नहीं हो रहा, बल्कि जहां कहीं भी होऊंगा तुम लोगों से जुड़ा रहूंगा। ऐसी ही तवक्को मैं तुम लोगों से भी रखूंगा। अब मुझे यहाँ से जाना होगा। उसने आम से लहजे में कहा, मैं तुम्हें रोक नहीं सकती, लेकिन अगर तुम हमारे साथ रहो तो ये ज्यादा अच्छा होगा। वो बेबसी से बोली, तुम मुझे अपने करीब ही पाओगी, जसपाल ने कहा। तो वो कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, तुम्हें ये बात अब संधू को बतानी चाहिए। ओके, उसने कहा और संधू को फोन मिला दिया। कराची शहर पर शाम ढल कर रात उतर आई थी। हम सभी क्लिफ्टन के उस बंगले में थे जो गीत का था। हम सब एक छोटे से कमरे में बैठे थे जहां मिलगुजा अंधेरा था। सामने सफेद स्क्रीन थी जिसके पास गीत किसी लेक्चरार की तरह खड़ी लैपटॉप पर कुछ दिखाने को तैयार थी। उसने बटन प्रेस किया और स्क्रीन की जानिब देखने लगी। स्क्रीन पर एक कच्ची बस्ती के मनाजिर नमूदार हुए। एक मकान की छत पर लोग टोलियों में बैठे थे। उन सब के हाथ में ताश के पत्ते थे। पास ही नोट पड़े थे। वो सब 3 पत्ता पर जुआ खेल रहे थे। मंजर बदला तो एक कमरे का मंजर दिखाई देने लगा। उसमें छिक्के पर जुआ खेला जा रहा था। तभी वो फिल्म रोक कर बोली, ये सिर्फ एक इलाके का मंजर नहीं, ये जुआ कराची के गरीब इलाकों में कैंसर की तरह फैल रहा है। लाखों नहीं, करोड़ों रुपए रोजाना इधर से उधर होते हैं। अब दूसरा मंजर देखें। उस मंजर में लोग पर्चियां ले रहे थे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की यके बाद दीगरे कई तस्वीर सामने लाई गईं। तभी उसने कहा, यह सट्टा खेला जा रहा है। प्राइस बॉन्ड के नाम पर पर्चियां दी जाती हैं और करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं। इसके साथ ही मंजर बदला और एक शख्स को दिखाया गया जो फोन पर बात कर रहा था। वो साथ में तेजी से लिख भी रहा था। उसके पास कंप्यूटर ऑपरेटर थे जो उसमें फीड करते जा रहे थे। ये क्रिकेट पर जुआ खेला जा रहा है। ये काम अब ज्यादा बढ़कर दीगर खेलों पर भी होने लगा है। इसमें बात करोड़ों से भी ऊपर तक चली गई हुई है। ये कहकर वो लम्हा भर के लिए रुकी और फिर बोली, आप ये सवाल जरूर करेंगे, ये मेरी नज़र में आ सकता है और अवामी सतह पर चल रहा है और अवाम देख रहे हैं, या तो पुलिस सोई पड़ी है जो इस जुर्म को नहीं देख रही,
तो मेरा जवाब ये होगा कि नहीं, पुलिस सोई हुई नहीं है, वो जाग रही है और पूरी तरह इस धंधे में मुलविस है। ये देखें, ये पुलिस का अदना सा मुलाजिम है, साजिद नाम है इसका। स्क्रीन पर एक भारी भरकम शख्स का चेहरा उभरा जिस पर खासी करख्तगी थी। ये अदना सा मुलाजिम उस जुए की देखभाल पर मामूर है, खुद अपनी निगरानी में करवाता है, लेकिन ये इस कदर ताकतवर आदमी समझा जाता है कि जिस इलाके से चाहे अपनी मर्जी के पुलिस अफसरान को तब्दील करवा सकता है। सवाल यह है कि इसे ये ताकत दी किसने? जाहिर है ये माफिया होगा। ये अदना मुलाजिम एक मोहरा जो अवाम के साथ है, अकबर अली ने कहा। बिल्कुल ठीक कहा। इसकी सरपरस्ती ये एमएनए करता है, जिसका तमाम तर खर्च ये साजिद नामी आदमी उठा रहा है। ये मामला यहीं तक नहीं रुकता। ये चंद सियासी लोगों को एक कंपनी अपनी मर्जी से चला रही है, जो बज़ाहिर करेंसी का काम करती है। ज़मीनी सतह से उठाया जाने वाला सारा सरमाया यहाँ तक आकर पहुँचता है और फिर यही लोग हुंडी के जरिए सरमाया बाहर मुंतकिल करते हैं और इसके एवज बाहर से असला और मंशियात यहाँ पहुँच रही है। इस माफिया को चलाने वाले कुछ लोग दुबई में हैं और कुछ दूसरे ममालिक में। उन्हीं के हाथ में यहाँ की डोरें हैं। वो जब चाहें यहाँ के हालात ख़राब कर दें और जब चाहें अमन और सुकून रहे। गीत ये कहकर खामोश हुई तो अकबर अली ने पूछा, इनके तो दूसरे ज़राए भी होंगे? बिल्कुल हैं, लेकिन अभी मैं उन्हें छेड़ना नहीं चाहती। मैं यहाँ आपको प्लान ये दे रही हूँ कि यही मनी एक्सचेंज वाली कंपनी दरमियानी पुल का काम दे रही है। यहीं से अगर हम अपना काम शुरू करते हैं तो छुपे हुए लोग सामने आते चले जाएंगे, जो इस सारे धंधे में मुलविस हैं। हमें उन लोगों को पैगाम देना है। गीत ने जज्बाती अंदाज में अपनी बात कही। गीत, ये तो वक्ती तौर पर होगा, ये फिर शुरू हो जाएगा जब तक अवाम खुद जुआ खेलना नहीं छोड़ेंगे। जुनेद ने अपनी राय दी। जमीनी सतह पर अगर जुआ खेलने के मौके नहीं रहेंगे तो ये कम जरूर हो जाएगा, लेकिन इससे हमें ताकत मिल जाएगी, सलमान ने कहा। बेशक ऐसा ही है, लेकिन आप एक खौफ मुसल्लत कर सकते हैं। हमें अपनी कोशिश से गर्ज है, नतीजा हम खुदा पर छोड़ते हैं। हिदायत तो उसके हाथ में है ना, फहीम ने तायद की। प्लान क्या है? मैंने पूछा तो गीत ने स्क्रीन की मदद से पूरा प्लान और उसकी तमाम तर जुजियात बता दी। कुछ सवाल जवाब हुए। सब ने मुत्तफिक होने के बाद अपनी अपनी जिम्मेदारी ले ली। कमरा रोशन हो गया। तभी जुनेद ने एक बैग से काफी सारे सेल फोन निकाल कर मेज पर रखे। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, ये आम से दिखाई देने वाले सेल फोन नहीं बल्कि खास हैं। मैंने इस सेल फोन में कुछ तब्दीलियां की हैं। ये किसी भी जगह ट्रेस नहीं हो सकते। सिर्फ एक बटन दबाने से ये आम सेल फोन बन जाएगा। वाओ, अमेजिंग। ब्लैक मार्केट में इसकी बाज़गश तो है लेकिन आया नहीं, सलमान ने हैरत से कहा। मेरी पटारी में अभी भी बहुत कुछ है जो तुम्हें ब्लैक मार्केट में भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा मेरे जहन में बहुत कुछ है। अब फहीम और जोया से मिलकर कोशिश करूंगा, फिलहाल ये तो करें। उसने मुस्कुराते हुए कहा तो सब तैयार हो गए। मैं उनके साथ जाने लगा तो सलमान ने कहा, नहीं, आप हमारे साथ नहीं जाएंगे। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये काम हमारे लिए किस कदर मामूली सा है। यहाँ रहकर आप हमें पल पल महसूस कर सकते हैं। वो कैसे? बस देखते जाएं, जोया ने कहा। तो मैं वहीं सोफे पर बैठ गया। जोया को वहीं छोड़ दिया गया था। 1 घंटे बाद जुनेद, अकबर अली और महविश एक गाड़ी में वहां से निकल चुके थे। जोया उसी स्क्रीन पर लैपटॉप की छवि दिखाने लगी जहां गीत ने मनाजिर दिखाए थे। उनकी तस्वीर तो मैं नहीं देख पा रहा था, मगर उनकी आवाजें मुझे सुनाई दे रही थी। उनकी हरकत सकनात छोटे छोटे रंगीन दायरों की सूरत में सामने स्क्रीन पर वाजिया थी। जुनेद, अकबर अली और महविश उस कई मंजिला इमारत के सामने जा रुके जहां उस मनी एक्सचेंज का मरकजी ऑफिस था। वो तीनों लिफ्ट के जरिए उस फ्लोर पर चले गए। लिफ्ट से निकलते ही उनकी तलाशी ली गई। उनके पास से कोई हथियार नहीं निकला। सामने ही डेस्क था, वहां एक खूबसूरत लड़की उनकी तरफ मुतवज्जा थी। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? हमें यहाँ के जिम्मेदार बंदे से मिलवाओ, हमें मालूम है कि मालिक यहाँ नहीं होता, जुनेद ने संजीदगी से कहा। उस पर लड़की ने हैरत और परेशानी में उन तीनों को देखा, फिर फोन पर किसी से वही बात दोहरा दी जो उन्होंने कही थी। आप जरा इंतजार करें, रिजवी साहब बिजी हैं, वो अभी आपसे मिलते हैं। हमारे पास वक्त नहीं, यहीं फोन पर बात करवा दो, जुनेद ने उकताए हुए अंदाज में कहा। तो उसने फोन मिलाकर फिर बात की और रिसीवर उसकी जानिब बढ़ा दिया। हेलो, कौन बात करना चाहता है? रिजवी ने पूछा।
मैं जुनैद हूँ, तुम्हें नाम से नहीं काम से गर्ज होनी चाहिए। एक 10 करोड़ की डील है, करना चाहते हो तो अभी मिल लो, वरना हम किसी दूसरे से मिल लेते हैं, हमारे पास वक्त नहीं। कैसी डील? रिजवी ने पूछा। क्या फोन पर ही बात करोगे या सामने भी आओगे? अगर तुम्हारा रवैया ऐसा है तो हम चले जाते हैं, जुनेद ने गुस्सीले लहजे में कहा। तो दूसरी तरफ से कहा गया, नहीं नहीं, आप आओ, मैं इन्हें कहता हूँ वो लेके आते हैं। एक बार फिर उनकी तलाशी ली गई और उन्हें रिजवी के ऑफिस में पहुंचा दिया गया। वो आधे से ज्यादा गंजे सर वाला था, मोटे नकूश और फरबा माइल ढीली पतलून उसने गैलस से बांधी हुई थी। उसने कारोबारी मुस्कुराहट से उनकी तरफ देखकर पूछा, क्या है 10 करोड़ की डील? महविश ने अपना लैपटॉप उसके लैपटॉप के पास रख दिया। तब तक जुनैद ने कहा, ब्लैक मनी 10 करोड़ है, बर्तानिया या फ्रांस में देनी है, क्या लोगे? और हाँ, रकम कहीं से लेनी होगी। 1 करोड़ सीधा हिसाब है, रिजवी ने संजीदगी से कहा। डन। करेंसी कैसे लोगे? अपने बंदे भेजोगे या हम इधर ठहरें? दूसरी तरफ रकम कब पहुंचेगी? जुनैद ने कहा। रकम कहाँ से लेनी है? होटल फाइन से, वहां हमारा एक बंदा मौजूद है, यहाँ से नजदीक ही है। ओके, आप इनके साथ चले जाएं और रकम दे दें। रकम मिलते ही 10 मिनट के बाद दूसरी तरफ पहुंच जाएगी। उधर का पता क्या है? मैं बताती हूँ, महविश ने कहा और तेजी से लैपटॉप खोल लिया। जरा सी देर के बाद उसने पूछा, आपका ईमेल प्लीज, ताकि मैं सारी मालूमात आपको दे दूं। रिजवी ने ईमेल बता दिया। महविश ने तेजी से लैपटॉप पर काम किया, फिर 2 मिनट के बाद बोली, आप देख लें, मालूमात आपको मिल गई। रिजवी ने अपने लैपटॉप पर निगाह दौड़ाई, मेल देखी और कंफर्म कर दी। वो तीनों उठ गए। मैं 1 घंटे तक होटल फाइन में इंतजार करूंगा, जुनेद ने कहा और चल दिया। बाकी दोनों भी उसके पीछे चल दिए। महविश ने वहां की सारी मालूमात अपने पास ट्रांसफर कर ली थी। दूसरी कार में सलमान, फहीम और गीत थे। उनका रुख नेपियर रोड की तरफ था, जहां वो मनी एक्सचेंज का मरकजी दफ्तर था। उसके साथ मुल्हिका एक 2 मंजिला इमारत थी, जहां सारा काला धन लिया और दिया जाता था। वो इमारत पूरी तरह रोशन थी। अगर गीत ने उस इमारत की जुजियात ना बताई होती तो पहली निगाह में यही लगता कि इजाजत के बगैर उस इमारत में घुसना नामुमकिन था। फहीम गाड़ी में बैठा रहा। सलमान बड़े एतमाद से नीचे उतरा और उसने अपना वो फर्जी नाम बताया जो वो कंप्यूटर से देख चुके थे। जरूरी कार्रवाई और तलाशी के बाद उन्हें अंदर जाने की इजाजत दे दी गई। उनकी कार वहीं रोक ली गई थी, इसलिए वो तीनों पैदल चलते हुए उस दफ्तर तक जा पहुंचे। उन्हें मालूम था कि इजाज सदीकी अपने दफ्तर में है, जो सारी रकम का हिसाब किताब रखता है। फहीम उसका सब कुछ हैक कर चुका था। अमले के बाकी लोग उसके दफ्तर से मुल्हिका एक हाल में थे। इस वक्त वहां सिर्फ 4 लोग मौजूद थे। जी बोलें, आप क्या चाहते हैं? सदीकी ने तेजी से उकताए हुए लहजे में यूं कहा, जैसे उसके पास वक्त ना हो। हम यहाँ से रकम लूटने आए हैं, रोक सकते हो तो रोक लो। गीत ने धीमे मगर सर्द लहजे में कहा। तो सदीकी उनकी तरफ यूं देखने लगा कि जैसे वो दोनों किसी दूसरे जहान की मखलूक हों। फिर मुस्कुराते हुए बोला, पागल हो या किसी दूसरे जहान की मखलूक, 1 मिनट से पहले तुम पकड़े जाओगे। ये कहते हुए उसने पाँव के नीचे लगा अलार्म का बटन दबा दिया। कहीं भी कुछ नहीं हुआ तो वो एकदम से परेशान हो गया। तुम्हारा यहाँ का सारा निजाम हम जाम कर चुके हैं, तुम कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा। सामने देखो, बाहर लगे कैमरे और तुम्हारी ये स्क्रीन तारीख है, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बाहर वालों के लिए अंदर सब सुकून है। ये कहते हुए सलमान ने उसकी दराज में से पड़ा पिस्टल निकाला, उसका मैगजीन देखा, फिर सदीकी पर फायर करने के लिए सीधा किया। तुम्हारा पिस्तौल और अब तुम कहो क्या कहते हो? मुझे मत मारो, तुम जो चाहो यहाँ से ले जा सकते हो, मैं कोई मजाहमत नहीं करूंगा, सदीकी ने दहशत जदा लहजे में कहा। इस दीवार गिर अलमारी का नंबर भी नहीं दोगे जिसमें करेंसी मौजूद है? सलमान ने कहा। ये लो। उसने सामने रखे कागज पर नंबर लिख दिया। तब सलमान ने उसे गोली मारने के बजाय पिस्टल का दस्ता जोर से उसके सर पर मारा। वो पहले ही दहशत जदा था, अगले ही लम्हे वो ढेर हो गया। गीत और सलमान दोनों मोहतात अंदाज में बाहर की जानिब लपके। सामने 2 गार्ड पहरा दे रहे थे। दोनों को गीत ने निशाने पर लिया और सलमान पलट गया। उसने दीवार गिर अलमारी को खोला तो अंदर सीढ़ियां उतर रही थीं। उसने पहले मेज से उठाई हुई कुछ चीजें अंदर फेंकी। वो देखना चाहता था कि लेजर शुआएं खत्म हो गई हैं या नहीं। लेजर शुआएं खत्म हो चुकी थी।
वो तेजी से नीचे पहुंचा। हर तरफ करंसी नोट की गड्डियां ऊपर से नीचे तक लगी हुई थीं। सलमान तेजी से करंसी नोटों को बैगों में भरने लगा। इस दौरान जुनैद, अकबर और महविश वहां पहुंच चुके थे। जैसे ही अंदर से उन्हें कहा गया कि रकम के थैले तैयार हैं, उसी वक्त उन्होंने अपने हथियार संभाले और गेट पर जा पहुंचे। उन्हें देखते ही सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट हो गए थे। इससे पहले कि वो वहां जाकर बात करते, उन्होंने साइलेंसर लगे पिस्टल से फायर कर दिए। ठक ठक की आवाज आई और वहां मौजूद बंदे जमीन पर आ रहे। वो तेजी से अंदर चले गए। उनकी राह में जो भी आया, वो उन्हें ढेर करते गए, यहां तक कि वो सदीकी के कमरे तक जा पहुंचे। हाल में मौजूद लोग बाहर की सूरत हाल से बिल्कुल बेखबर थे। वो जैसे ही हाल में गए, तब उन्हें पता चला कि बाहर की तो सूरत हाल ही बदल चुकी है। एक बूढ़े आदमी ने फौरन अपने हाथ सर पर रख लिए। बाकियों ने भी उसकी तकलीद की। महविश ने उन्हें एक जगह इकट्ठा हो जाने को कहा। वो कोने में लग गए। इस दौरान वो अपने बैग से स्प्रे की बोतल निकाल चुकी थी। वो उसने वक्फे वक्फे से दो तीन बार उन पर छिड़का, तो वो बेहोश हो गए। उनकी तरफ से मुतमईन होने के बाद वो सद्दीकी के कमरे में आए। वो अभी तक बेहोश था। महविश ने उसके मुंह पर छिड़काव किया। जुनैद, अकबर नीचे जा चुके थे, जबकि गीत और महविश बाहर निगाह रखे हुए थीं। जैसे ही निकलने का रास्ता साफ हो चुका, फहीम अपनी फोर व्हील अंदर ले गया। जरा सी देर में वो 16 थैले उन्होंने फोर व्हील में रखे और बाहर आ गए। जुनैद और महविश दूसरी कार में बैठे और वो सब वहां से निकल पड़े। नेपियर रोड से क्लिफ्टन तक का रास्ता ज्यादा से ज्यादा आधे या पौन घंटे का था। अगर उसमें ट्रैफिक ना हो तो वो बआसानी इतने वक्त में पहुंच सकते थे। मैं देख रहा था कि वो वहां से निकले और चल पड़े थे। दोनों गाड़ियां दो नुक्तों की सूरत में हरकत कर रही थी। मेरे बदन में सनसनी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी। यही रास्ता उनके लिए खतरनाक था। जबकि वो आगे पीछे गाड़ियां दौड़ाते हुए आ रहे थे, यहां तक कि वो ट्रैफिक इशारे पर रुक भी जाते थे। जोया ने शायद मेरी तवज्जो हटाने के लिए बताया, इन दोनों इमारतों का आपस में गहरा ताल्लुक है सिक्योरिटी के लिहाज से। अगर एक में कोई गड़बड़ होती है तो दूसरी में फौरन पता चल जाता है। इसीलिए उन्हें दोनों तरफ जाना पड़ा। इस वक्त वो दोनों इमारतें फहीम की मर्जी पर हैं। वो जैसे ही उधर यहाँ पहुंचेंगे, तब उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। मतलब उनका सारा निज़ाम मामूल के मुताबिक काम करेगा। तब उन्हें पता चलेगा कि क्या हो गया है। उसके बताने पर मैंने एक तवील सांस ली। सामने स्क्रीन से पता चल रहा था कि वो अब तेजी से करीब पहुंच रहे हैं। तकरीबन एक घंटे के बाद वो सब इसी कमरे में थे और सारी बात बता चुके थे। तो ये मिशन चंद घंटों में खत्म हो गया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा तो अकबर ने कहा, नहीं, यह मिशन अब शुरू हुआ है। एक घंटे बाद जब इससे जुड़े सारे लोगों को पता चलेगा, एक एक करके वो सब हमारे जाल में आते चले जाएंगे। फिर यहाँ बैठकर हम उनसे खेलेंगे। मैं रकम तय खाने में फेंक आऊं। आओ सब मेरी हेल्प करो, सलमान ने कहा तो वो सब बाहर चले गए। मैं जेरे लब मुस्कुरा दिया। उनकी सोच वही थी जो मेरी थी। रोही ने उन्हें हीरा बना दिया था। जसपाल सिंह जालंधर के बाईपास पर मौजूद उसी मोटल के सामने खड़ा था जहां वो और हरप्रीत एक रात गुजार चुके थे। उसने मोहतात अंदाज में इधर उधर देखा और उस मोटल की तरफ बढ़ गया। वो डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ तो सामने हरप्रीत कौर बैठी हुई उसी की तरफ देख रही थी। उसने हल्के सब्ज रंग का कढ़ाई वाला सूट पहना हुआ था, कसकर बांधी हुई चोटी, हल्का हल्का मेकअप। पैरों में उसी रंग का खुस्सा पहने वो पंजाबन उसकी राह तक रही थी। उसे देखते ही हरप्रीत के चेहरे पर खुशी के दिए रोशन हो गए। वो वहां पर किसी की भी परवाह ना करते हुए उठी और वालिहाना अंदाज में उसके गले लग गई। उसका बदन होले होले लरज रहा था। जसपाल ने उसे खुद से अलग करते हुए पूछा, फुप्पो कैसी है, अनुजीत कैसा है? दोनों ही ठीक हैं और तुझे बड़ा याद करते हैं। ये कहते हुए वो बैठ गई तो वो भी उसके सामने वाली मेज पर बैठ गया। तभी वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तेरी सबसे बुरी आदत यह है कि तुम अपने बारे में बताते नहीं हो कि तुम कहाँ हो, कैसे हो। कोई राबता नहीं होता, कोई पता नहीं होता तुम्हारा। इस पर जसपाल बिल्कुल खामोश रहा और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखता रहा। हरप्रीत चंद लम्हे उसकी तरफ देखती रही, फिर गुस्से में बोली, मेरी बात का जवाब दो। मैंने तुमसे कुछ पूछा है। क्या मैं बकबक कर रही हूँ? ऐसे क्या देख रहे हो मेरी तरफ? मैं ये देख रहा हूँ कि तुम अभी से बीवी बन गई हो यार। जब तक लावा यानी शादी नहीं लगती, कम से कम दोस्त बनकर तो रहो।
बहुत दोस्त हैं तेरी, मैं जानती हूँ। अभी जो तुझे छोड़कर गई है वो कौन थी? उसने गुस्से भरे लहजे में तेजी से पूछा। तुम देख रही थी? उसने हैरत से पूछा। मैं तो 2 घंटे से इस सड़क पर नजरें जमाए हुए हूँ। हरप्रीत ने कहा तो जसपाल को उस पर बड़ा प्यार आया। रोनीत कौर थी। तुम्हें भी उससे दोस्ती करनी होगी। तुझे उससे मिलाऊंगा। बड़े काम की चीज है, हीरा है वो, हीरा। जसपाल ने कहा तो हरप्रीत मुंह बसोरते हुए बोली, वो वाकई ही ऐसी चीज है या मुझे चिढ़ा रहे हो? वो ऐसी ही है, जब तुम मिलोगी ना तो मान जाओगी। ये जो यहाँ जालंधर में 3-4 जगहों का इंतजाम किया है मैंने, क्या ये इन्हीं लोगों के लिए किया था? क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने वहाँ? वो कहते कहते रुक गई। बिल्कुल, उन्हीं लोगों ने ठहरना है वहाँ। अपने लोग हैं। खैर, कुछ खिलाओ पिलाओगी या भूखे ही रखोगी? जसपाल ने कहा तो उसने मुस्कुराते हुए वेटर को इशारा किया। वो खाने और ढेर सारी बातें करने के बाद वहां से उठे और ऊगी पिंड की तरफ चल पड़े। हरप्रीत कार ड्राइव कर रही थी। जैसे ही वो बाईपास से ऊगी पिंड की जाने बढ़े, जसपाल ने संजीदगी से पूछा, हरप्रीत, क्या अब भी तुम्हारा खालसा जत्थे के साथ राबता है? हाँ है। उनसे राबता कैसे टूट सकता है? पर तुम क्यों पूछ रहे हो? उसने हैरत से पूछा। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। किसी ऐसे बंदे से जो जिम्मेदार हो और किसी भी किस्म का फैसला कर सकता हो। जसपाल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जसपाल, सच पूछो ना, वो तुमसे खुद मिलना चाहते हैं। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में साफ बता दिया है। वो सब कुछ जो मैं जानती हूँ। मुझे नहीं पता तुम उनसे क्यों मिलना चाहते हो, मगर मेरा दिल कहता है कि तुम्हारे मिलने से उनकी ताकत में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। हरप्रीत के लहजे में काफी हद तक जोश था। हरप्रीत, मैं अब एक तवील अरसे तक इधर रहना चाहता हूँ, सिर्फ धर्म की सेवा के लिए। मुझे नहीं मालूम मैंने कब पूरा यानी मरना हो जाना है। एक सिंह की शान यही है कि वो धर्म की खातिर लड़ता रहे। जसपाल ने दूर कहीं खलाओं में घूरते हुए कहा। और मेरे साथ शादी? हरप्रीत ने कहा। तुम जानती हो कि शादी एक के साथ हो सकती है। शादी कर लूं या सेवा कर लूं? उसने मुस्कुराते हुए कहा तो हरप्रीत उसकी बात समझते हुए खिलखिलाकर हंस दी। ओगी पिंड पहुंचते हुए उन्हें सपहर हो गई थी। कुलजीत कौर उनकी राह तक रही थी। अनुजीत भी घर पर था। बंता सिंह और ज्योति भी थे। शाम तक वो ड्राइंग रूम में बैठा उन्हीं से गपशप करता रहा। शाम ढल चुकी तो कुलजीत कौर ने ज्योति को डांटते हुए कहा, ए ज्योति, कुछ अकल कर, यहाँ बैठी है, कुछ खाने को बना। बेबे, ज्योति को मैंने रोका है, हम खाना बाहर खाएंगे। हमारे साथ अनुजीत वीर भी जाएगा। हरप्रीत ने कहा तो मैंने उसकी तरफ देखा। बिलाशुबा उसने राबता करके तय कर लिया था। चल फिर ठीक है, कर तू अपने जसपाल वीर से बातें। मैं तो चली। कुलजीत कौर उठकर अंदर चली गई। तब जसपाल ने जेब से काफी सारे नोट निकालकर आधे आधे किए। एक हाथ से बंता सिंह को और दूसरे हाथ से ज्योति को देते हुए बोला, मैं तुम दोनों के लिए कोई शय नहीं ला सका, तुम अपनी पसंद से ले आना। जसपाल वीरे, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी हर जरूरत पूरी हो जाती है, ज्योति ने जल्दी से कहा। और रख ले, पकड़, उसने जबरदस्ती उसे थमाते हुए कहा। दोनों ने वो नोट ले लिए और खुशी खुशी वहां से चले गए। जसपाल काफी देर तक मसरूर वहीं बैठा रहा। छोटी छोटी खुशियां बंदे को कितना सरूर देती हैं।